हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, oocyte का स्ट्रक्चर भी देखेंगे थोड़ा बहुत, और उसी के साथ स्पर्म्स के अंदर जो एंजाइम पाए गए थे वो कैसे ही काम करेंगे और स्पर्म कैसे oocyte को फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए क्या, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। सेकेंडरी oocyte का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। उसके अंदर यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के अंदर जो सेल से उनको जोड़ने का काम करता है हाइलुरोनिक एसिड, जिसको एनिमल सीमेंटिंग बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर की तरफ जैसे हम देखते हैं तो एक जोना पेलिसोडा नाम से मेम्ब्रेन पाई जाती है। जोना पेलिसोडा मेम्ब्रेन पे ही एक रिसेप्टर पाए जाते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और जोना पेलिसोडा के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस की बात कर रहे हैं हम, इसको बोला जाता है पेरीविटाइलाइन स्पेस। आगे बात करते हैं तो ये आ गई मेम्ब्रेन किसकी, सेकेंडरी oocyte की, जिसको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। उसके अंदर की तरफ जो प्लाज्मा भरा होगा उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, पूरी आगे की जानकारी देखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम मेनली 3 स्टेप में। फर्स्ट इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन की बात करें तो क्या होता है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्या हो गया ये, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की बात कर ली मैंने। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन के बाद स्पर्म को इंसेमिनेट किया जाएगा इस पार्ट में, वेजाइना के अंदर, जो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से होते हुए, यानी कि इंसेमिनेट किया गया स्पर्म को कहां पे, लगभग इस जगह पर। ठीक है, यहां से ये स्पर्म आगे मूव करेंगे, ये मूव कर रहे हैं स्पर्म। ठीक है, तो यहां से मूव करते हुए आएंगे कहां पे, यहां पर हमारा क्या था, ओवेरी था। ओवेरी से जैसे ही एग रिलीज हुआ था या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, तो इसको फिम्बरी ने कलेक्ट किया था। फिम्बरी ने कलेक्ट करके इसको भेज कहां दिया था, एम्पुला पार्ट के अंदर, एम्पुला पार्ट में भेजा था, जो कि फेलोपियन ट्यूब का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है, उसी का एक पार्ट है एम्पुला पार्ट। अब यहां से स्पर्म आ रहा है किधर, सेकेंडरी oocyte की तरफ, एम्पुला पार्ट में। यहां से कुछ स्पर्म इस साइड भी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्पर्म ऐसे होंगे जो सेकेंडरी oocyte तक पहुंच पाएंगे। जब सेकेंडरी oocyte पे स्पर्म आ जाएगा तो आगे की कंडीशन देखेंगे। यहां तक तो क्या हो गया, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के आगे की हम बात करते हैं तो होगा क्या, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जैसा कि हमने बात की थी क्या, यहां से इंसेमिनेट होने के बाद स्पर्म्स को यहां लाना था। ठीक है, तो हमने पहले बताया कि ये इस तरह से यहां आएंगे, लेकिन होगा क्या, यहां पर वेजाइना में उनका कैपेसिटेशन होगा, यानी कि उनको पावर दी जाएगी मोटिलिटी की, जो कि एपिडिडाइमिस में भी होती है। उसका मैच्योरेशन होता है, वहां पे क्या होता है, डीकैपेसिटेशन करवा दिया जाता है एपिडिडाइमिस के अंदर। तो यहां पर वापस आने के बाद उसका क्या है, उसके ऊपर जो प्रोटीन था, इनहिबिटरी प्रोटीन जो थी, उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसको वापस से मोटिलिटी मिलेगी। उसी की वजह से अब क्या है, मोटिलिटी शो करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसकी बात को बोला हमने क्या, कैपेसिटेशन। यानी कि बात करें कैपेसिटेशन कहाँ होगा, तो इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड। अब एक्रोसोमल रिएक्शन, मान लीजिए स्पर्म यहां तक आ भी गया, तो अब सेकेंडरी oocyte से उसको मिलना है। सेकेंडरी oocyte से मिलेगा तो यहां पर होगी क्या, अब मेनली एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में बात करें तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म आया, तो स्पर्म को सामने फेस करना पड़ेगा इन सब मेम्ब्रेन्स को, कोरोना रेडिएटा, हाइलुरोनिक एसिड, जोना पेलिसोडा, ZP3 रिसेप्टर, पेरीविटाइलाइन स्पेस। तो इसके लिए कुछ तो एबिलिटी स्पर्म के अंदर होनी चाहिए। जब हमने स्पर्म पढ़ा था तो वहां बात की थी कि स्पर्म के अंदर एक एक्रोसोमल पार्ट पाया जाता है। ठीक है, ये हेड पार्ट था, इसका हेड पार्ट था।
हेड पार्ट में मेन हमने क्या देखा था, एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इस पार्ट को बोला क्या मैंने, एक्रोसोम। एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंजाइम भरे होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, स्पर्म लाइसिन बोला जाता है। स्पर्म लाइसिन की अगर मैं बात करूं तो मेनली इसमें क्या पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाएगा एक तो क्या, हाइयालुरोनिडेज एंजाइम, हाइयालुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, इसके बाद यहां पे पाया जाएगा क्या, जोनालाइसिन एंजाइम, जोनालाइसिन एंजाइम, जो कि मेनली इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। इसके बाद चलते हैं स्पर्म को लेके आगे। ये कहां पहुंच गया, सेकेंडरी ओसाइट पे। सेकेंडरी ओसाइट पे जैसे ही पहुंचा तो सबसे पहले आया किसके कांटेक्ट में, कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में और हाइयालुरोनिडेज एंजाइम के कांटेक्ट में। यानी कि मैंने पहली स्टेप क्या लिखी, पहला इवेंट क्या होगा, हम यहाँ पर इवेंट्स एक एक पॉइंट के बेसिस पे समझेंगे कि कैसे क्या होगा। जैसे पहला इवेंट क्या होगा, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद पहला इवेंट होगा, स्पर्म किसके पास मिलकर पहुंचा, स्पर्म पहुंचा किसके पास, कोरोना रेडिएटा प्लस हाइयालुरोनिक एसिड, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, स्पर्म कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, लेकिन कैसे, उसके लिए यहां पर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पाया जा रहा है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की हेल्प से वो क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, और साथ ही यहाँ पे हाइयालुरोनिक एसिड जो पाया जा रहा है इसको डिसोल्व करने का काम करेगा हाइयालुरोनिडेज एंजाइम की हेल्प से। यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, ये पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा किसको, कोरोना रेडिएटा को, ठीक है, और किसको डिसोल्व करेगा, एंड डिसोल्व करेगा किसको, हाइयालुरोनिडेज एंजाइम को, हाइयालुरोनिक एसिड को, ठीक है। हाइयालुरोनिक एसिड के बारे में हमने बोला था कि ये क्या है, एक तरह से एनिमल सीमेंटिंग है। इसको डिसोल्व करेगा किसकी हेल्प से, विद हेल्प कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड हाइयालुरोनिडेज एंजाइम, हाइयालुरोनिडेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। अगली बात करते हैं, जैसे ही इसने इसको पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद ये पहुंचेगा जोना पेलुसिडा पर। जोना पेलुसिडा पर पहुंचने के पहले इसको ZP3 रिसेप्टर को फेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करना है तो वहां पर ZP3 रिसेप्टर मिलेंगे इसको पहले। तो यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, ZP3 रिसेप्टर पे पहुंचा है, ZP3 रिसेप्टर स्पर्म पहुंचा कहां पे, जोना पेलुसिडा पे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म जोना पेलुसिडा पे पहुंचते ही ZP3 रिसेप्टर के कांटेक्ट में आएगा। ZP3 रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो जोनालाइसिन था, जोनालाइसिन जो कि कैसी फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में, इसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। यानी कि कन्वर्ट कर दिया किसमें, जोनालाइसिन एक्टिव, यानी कि इसको एक्टिव कर देंगे। जोनालाइसिन को किसने, स्पर्म के जोनालाइसिन को एक्टिव किसने किया, ZP3 रिसेप्टर ने। ZP3 रिसेप्टर ने इसको एक्टिव कर दिया, तो अब क्या ये जोनालाइसिन की हेल्प से जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर देगा, हाँ, ये जोनालाइसिन की हेल्प से अब क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। यानी कि जैसे कि मैंने क्या बात की कि सबसे पहले स्पर्म आया तो किससे मिला, इसके साथ, कोरोना रेडिएटा के साथ। अब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के बाद वो आगे बढ़ रहा है तो स्पर्म यहां पहुंच गया, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। अब जैसे वो जोना पेलुसिडा पे पहुंचा उसके बाद इसको पेनिट्रेट कर दिया तो आगे पहुंचेगा कहां पे, पेरीविटेलाइन स्पेस से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। यानी कि मैं बात करूं थर्ड स्टेप की मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, स्पर्म किसके कांटेक्ट में आया, स्पर्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte।
अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे मेनली हमें दो इवेंट देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे आएगा, थर्ड पॉइंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आते ही क्या होगा कि हमने एक बात की थी, सिनगेमी हो जाएगी, यानी कि इसका फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ, इसकी मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाएगी, तो वहां पे सिनगेमी होगी। और ये सेकेंडरी oocyte जो था, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte यहाँ पे क्या है, ओव्यूम के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। मियोसिस सेकंड जो रुका हुआ था, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहला तो होगा क्या, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ होगा क्या, यहां पर एक और चीज देखने को मिलेगी। जैसे ही यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होता क्या है, मेनली यहाँ पे चार्जेस का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिससे कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। यानी कि कैटायंस का यहाँ पे इनफ्लक्स बढ़ जाएगा, कैटायन का इनफ्लक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से चार्जेस डिफरेंस जनरेट होगा। उसी को बोला हमने डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन मेनली करेगा क्या कि इसके अलावा बाकी जो इसको हम दूसरे आ रहे हैं उनको रोकने का काम करेगा, उनको रिपेल करने का काम करेगा। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करेगा। यानी कि हमने डीपोलराइजेशन को क्या बोला था, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी बोला। यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो आगे चलते हैं। जैसे इस पे डीपोलराइजेशन हुआ, यहां से अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होगा, कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाएंगे। ये स्टिमुलेट करेगा किसको, डीपोलराइजेशन इसके साथ ही कैल्शियम आयंस को स्टिमुलेट करेगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, जिससे अंदर कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे और यहां से कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे। ठीक है, अंदर की साइड पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होने लग जाएंगे। ठीक है, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होगा क्या कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाद में बाहर की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। ये बाद में क्या करेंगे, बाहर की तरफ, यानी कि पेरीविटेलाइन स्पेस की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, जहां पर होगा क्या कि वहां से वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन करके, यहाँ पे क्या होगा, वाटर वगैरह का और भी चीजें पाई जाएगी, जिनको एब्जॉर्ब करके अपने साइज में बड़े हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से सभी एक दूसरे से मिलते हुए बड़े होते जाएंगे, सब बाहर आते जाएंगे और ऐसे एब्जॉर्प्शन करके बड़े हो जाएंगे। और फाइनली एंड में होगा क्या कि इसके पूरे के अंदर क्या, ये जो अंदर के कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे या सिक्रेटरी वेसिकल्स थे, ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और इस तरह से पूरी एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर एक पूरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये भी क्या करेगी, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगी। इसके साथ ही साथ ये कैल्शियम आयन बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे और इन ZP3 रिसेप्टर्स को इनएक्टिव करने का काम करेंगे, और साथ ही यहाँ पर इसको जोना पेलिस्यूडा को हार्ड करने का काम करेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। इस मेम्ब्रेन को क्या बोला, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इसके साथ ही इन कैल्शियम आयंस ने क्या किया, ZP3 रिसेप्टर्स को इनएक्टिव किया, ताकि आगे चल के अब जोना लाइसिन को एक्टिव नहीं करवा पाएंगे, और उसके साथ ही जोना पेलिस्यूडा को हार्ड करने का काम किया। ठीक है, तो यानी कि ये जो कैल्शियम आयंस का रिलीज था, कैल्शियम आयन का रिलीज होना और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निकलना, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सीक्रेशन होना, इन सब ने क्या किया, स्लो ब्लॉक किया, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का काम किया। यानी कि इसके बाद की जो भी पोजीशन थी, एक तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना, ZP3 रिसेप्टर्स का इनएक्टिव होना और जोना पेलिस्यूडा का हार्डन होना, इन सब का क्या काम हुआ, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी प्लस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि यहां तक पहुंच गया, इसने पॉलीस्पर्मी को भी क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। आगे देखेंगे कि अब इसको हम अंदर की तरफ मूवमेंट कैसे कर रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम अगली स्टेप की बात करें, तो अगली स्टेप की हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में बात करूं तो एक क्या होगा कि यहाँ पर रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? रिसेप्शन कोन बनेगा। यानी कि ये क्या होगा, जिस जगह से आके उस साइड पे स्पर्म टच कर रहा है, स्पर्म मिल रहा है, उस जगह पर क्या होगा कि एक बाहर थोड़ी सी उभरी हुई स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको बोलेंगे क्या? रिसेप्शन कोन। ये मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया और ये oocyte हो गया। ठीक है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को बोला है क्या? रिसेप्शन कोन। ठीक है, रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन हो गया। ये आगे चल के क्या करेगा, अब एंट्री होगी स्पर्म की किसके अंदर? oocyte के अंदर। तो ये क्या करेगा, एक वेसिकल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, वेसिकल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर मूवमेंट शो करेगा कौन? स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म अंदर मूवमेंट शो करेगा। थोड़ा और आगे देखते हैं तो क्या, जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ेगा तो ये सेकेंडरी oocyte हो गया या फिर ओपना oocyte, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या कि पूरा का पूरा स्पर्म अंदर चला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात करें एंट्री ऑफ स्पर्म की, तो ये एक तरह की कैसी फेगोसाइटिक प्रोसेस है। फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है। हमने देखा एंट्री ऑफ स्पर्म कैसी थी? फेगोसाइटिक प्रोसेस थी। फेगोसाइटिक प्रोसेस थी यानी कि पूरा का पूरा स्पर्म किस तरह से, कैसे oocyte के अंदर आ गया, हमने देख लिया। अब इसके बाद कैसे स्पर्म का न्यूक्लियस और oocyte का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, यानी कि मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस आपस में कैसे फ्यूज होंगे और कैसे जाइगोट बनाएंगे आगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज होकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे जिसको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म होता है, आगे की बात करेंगे अगले लेक्चर में।